जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और दोस्तों आज हम अभ्यास करने वाले हैं एक प्रश्न पत्र को हल करने का कि परीक्षा में हमें किस प्रकार से जवाब देने हैं, ये आज हम समझेंगे और देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं या किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेट के माध्यम से हमें सभी समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही जवाब है ये हमें बताना है। तो पहला देखिए क्या है, पढ़िए जरा। किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, इसका निर्धारण पूंजीवादी प्रणाली में होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना है। क्या पूछा है, किन वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, क्या पूछा है, किन वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो ये एक केंद्रीय समस्या है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका जवाब किस प्रकार से हम खोज सकते हैं या समझ सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों कीमत के निर्धारण से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसके अंतर्गत पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और पूंजीपतियों का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो उसी वस्तु का निर्माण करते हैं जिसकी कीमत अधिक होती है। तो एक प्रकार से कीमत निर्धारण के द्वारा या कीमत प्रणाली के द्वारा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता का संतुलन होता है। अब उपभोक्ता संतुलन कब होता है दोस्तों। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब उसे किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए उस वस्तु की कीमत के। ठीक है, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ये हमें देखना है हमारे विकल्पों में। तो देखिए पहला है MUX बराबर PX, दूसरा है MUX ग्रेटर देन PX, MU लेस देन PX और MUX डिवाइडेड बाय PX। ये चार ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। तो इससे मिलता जुलता हमें पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर जो X लगा है दोस्तों वो है वस्तु। क्या है, वस्तु। ये एक वस्तु है जो प्रदर्शित कर रहा है X के द्वारा। अब हमें इसका जवाब समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमें देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा MUX, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X वस्तु की बराबर होना चाहिए कीमत के X वस्तु की कीमत के। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर ऑप्शन समान संतुष्टि बताता है, असमान संतुष्टि बताता है, घटती हुई संतुष्टि बताता है, एक और दो दोनों, यानी कि एक पहला और दूसरा ये दोनों हैं। तो ऐसा तो नहीं है। चलिए देखते हैं। हमने तटस्थता वक्र पढ़ा हुआ है जिसके अंतर्गत हम समझते हैं कि प्रत्येक संयोग समान संतुष्टि बताता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तटस्थता वक्र जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि हमें प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दो ऑप्शन और आ गए हैं, मतलब दो प्रश्न और आ गए हैं सही विकल्प के चुनाव के। तो चौथा देखिए, सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु। सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु, मांग की लोच सबसे ज़्यादा किस में परिवर्तित होगी, कार में, साइकिल में, मकान में, नमक में। तो यहाँ पर तो पूछा है कम। ठीक है, मतलब कम परिवर्तनशील होगी। कम परिवर्तनशील होगी तो किस में होगी। देखिए कार की तो हो सकती है बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो सकती है, कीमत बढ़ जाती है तो फिर मांग घट जाती है। इसी प्रकार साइकिल की भी कीमत बढ़ जाती है तो मांग बहुत कम हो जाती है। मकान की भी इसी प्रकार का रहता है, क्योंकि कीमत बहुत अधिक रहती है और अधिक बढ़ जाती है तो फिर उसकी मांग में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन नमक एक ऐसी वस्तु है दोस्तों, कौन सी चीज़, नमक। इसकी यदि हम बात करेंगे तो नमक जो लोग हैं वह डेली प्रयोग करते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता के घर में हमें नमक मिलता है क्योंकि ये खाने में प्रयोग होता है और इसकी जो मांग होती है बहुत कम परिवर्तित होती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा हमारा, नमक। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। चार संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय न्यायाधीश निदेशालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और वित्त मंत्रालय। चार दिए हैं, चारों में से हमें बताना है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 जो हमारे वैकल्पिक प्रश्न थे वो हल हो गए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। एक बात और ध्यान में रखिए आप सभी लोग, क्योंकि मैं इस प्रकार की पहली वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको एडजस्ट करके चलिएगा। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। पहला है उत्पादन फलन डैश 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 निरपेक्ष होता है। तो ये होता है दोस्तों कीमत के निरपेक्ष। ठीक है, यदि आपको ध्यान नहीं है तो मैंने बता दिया है किसके निरपेक्ष होता है, कीमत के निरपेक्ष होता है। इसको आप ध्यान में रखना है, कीमत निरपेक्ष। ठीक है, इसे आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि मेरा लिखा थोड़ा सा आज मुझे भी ऑड लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पूर्ति में कमी होने पर पूर्ति वक्र खिसक जाता है। तो कहाँ खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा, इस वाले में जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या भराएगा, फिर बाईं ओर। ठीक है, तो आप सिर्फ बायां लिखिए कि बायां खिसक जाता है। क्या लिखेंगे, बाएं खिसक जाता है, ये लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। जो देखिए पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा ऑड हो सकता है मेरे लिए और आपके लिए, तो आप बायां इसको एडजस्ट करते जाइएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, उच्चतम निर्धारित कीमत को डैश डैश सीमा भी कहते हैं। तो इसको दोस्तों कीमत सीमा कहते हैं। ठीक है, जब ऊपर की कीमत सरकार निर्धारित कर देती है तो उसे बोलते हैं कीमत सीमा, और जब नीचे की कीमत निर्धारित करती है तो उसे बोलते हैं कीमत तल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कीमत। क्या आ जाएगा, कीमत। तो तीसरा वाला भी कीमत होगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांग आधिक्य की दशा में बैंक दर में डैश डैश करनी चाहिए। मांग आधिक्य की दशा में है, अधिक है पैसा मार्केट में, तो बैंक को क्या करना है, निकालना है। निकालना है तो क्या करेगी कि जो बैंक दर है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। बैंक दर में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मेरा लिखने का ध्यान मत दीजिए, जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान में दीजिए, वही आप लिखते जाइए। पांचवा देखिए, ब्याज प्राप्ति डैश 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 राजस्व है। कौन सा राजस्व है, तो इसमें हम भरेंगे दोस्तों गैर कर, गैर कर राजस्व। ठीक है, कौन सा, गैर कर राजस्व है। ठीक, ये आ जाएगा इसमें गैर कर। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, पांचों हो गए हैं खाली स्थान, इसमें कोई डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने कर दिया है साफ। अब हो गया है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें देखिए क्या जवाब देने हैं। इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। तो ये जो सेंटेंस दिए हैं, ये जो आपको दिखा रहे हैं तथ्य, इनका हमें बताना है ये सत्य हैं या असत्य हैं। पहला है उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होना चाहिए। तो ये बताइए सही है या गलत है। तो ये तो दोस्तों होगा सही, सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए, ये राइट है। तो इसको कर लीजिए आप सत्य। दूसरा, एकाधिकार बाजार में मूल्य विभेद संभव है, बिल्कुल संभव है, तो इसको भी आप कर लीजिए सत्य। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो प्राथमिक कार्य है मुद्रा का क्या, ये नहीं है। प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं, प्राथमिक कार्य हैं विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चौथा देखिए दोस्तों, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। तो ये सही है क्या, ये भी गलत होगा। ठीक है, मतलब असत्य होगा। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा और चौथा हमारा असत्य है। पांचवा और पढ़ लेते हैं, पूर्ण रोजगार हेतु विनियोग में वृद्धि आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। तो इसको आप कर लीजिएगा राइट, मतलब कि सत्य। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आती हैं दोस्तों जोड़ियाँ। तो इसके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जोड़ियाँ आपको ठीक से समझ में आ सकें। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जोड़ियों को मिलाते हैं। उपयोगिता सर्जन, उपयोगिता सृजन होगा ये, और तो ये होता है समय परिवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा, समय परिवर्तन के द्वारा। तो इसका मैच किससे हो जाएगा, दा से हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से मिला के रखिए। ठीक, औसत आगम वक्र, इसमें से देखिए कौन से ऑप्शन में हो सकता है, तृतीय क्षेत्र नहीं हो सकता, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं हो सकता, प्रादेशिक बाजार, हाँ ये हो सकता है ऊपर वाला। तो दूसरे का किससे मिल जाएगा, फर्स्ट से मिल जाएगा, ऋणात्मक होना संभव है। इसके बाद देखिए लाख की चूड़ियाँ, तो ये तृतीय क्षेत्र तो नहीं है।
मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, प्रादेशिक बाजार। इसको इस प्रकार से मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बैंक व बीमा। बैंक व बीमा, अब देखिए दो ऑप्शन बचे हुए हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बैंक तो करता है लेकिन बीमा नहीं करता। तृतीय क्षेत्र इसका हो जाएगा। ये किससे जुड़ा हुआ है, तृतीय सेवा क्षेत्र है ये। बैंक और बीमाएँ क्या कराती हैं, सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा है करारोपण का उद्देश्य, तो बस हमारा लास्ट ही बचा है, तो इसका मैच अब हमें इसी से करना है। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ियाँ मिला ली हैं। चलिए, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम निम्न प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर देना है। कितने शब्दों में देना है, एक शब्दों में, मतलब हमें पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ एक शब्द में हमें आंसर देना है। ठीक, आंसर देते हैं। समय विशेष पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। समय विशेष पर मापी जाती है मात्रा, उसको कहते हैं दोस्तों स्टॉक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं बैक करता जाऊंगा। आर्थिक कल्याण का मापदंड क्या होता है, तो आर्थिक कल्याण किससे मापा जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है या गरीब होता है या अमीर होता है, तो हम किससे लगाते हैं ये अंदाज़ा, पैसे से। पैसे से मतलब कि मुद्रा से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों मुद्रा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मुद्रा। ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अब मैं इसको बैक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, कीन्स के आय व रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है। तो कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की आधारशिला जो है वो है दोस्तों प्रभावी मांग। कौन सी मांग, प्रभावी मांग। इसको आपको ध्यान में रखना है और आंसर में लिखना है प्रभावी, ये भा है दोस्तों। ठीक है, प्रभावी मांग, ये आपका एक शब्द में आंसर होगा। ठीक है, इसको बैक कर रहा हूँ, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट करके भी रख लीजिए। तटस्थ वक्र रेखा की ढाल कैसी होती है, तो ये बताइए कैसी होती है। ये होती है नीचे की ओर, दाएं नीचे की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाएं दाएं नीचे की ओर, नीचे ओर। ठीक है, इतना ही लिखिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, दाएं नीचे की ओर। ठीक है दोस्तों, लास्ट वाला देखते हैं। सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है। सरकारी बजट आप सभी जानते हैं कौन प्रस्तुत करता है, देश का वित्त मंत्री। कौन प्रस्तुत करेगा, वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा। तो बस यही हमें इसका जवाब देना है। एक शब्द में जवाब हो गया है हमारा। चलिए, ये 5 आपके एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लिखित प्रश्नों पर, जहां पर हमें लिखकर जवाब देना है। देखिए, छठा प्रश्न देखिए, छठा, सातवां और आठवां, इन 3 प्रश्नों को हल करते हैं। राजस्व घाटे से आप क्या समझते हैं। तो राजस्व घाटा क्या होता है, ये हमने अभी नया चैप्टर जो है कंप्लीट किया हुआ है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां रहती हैं वो राजस्व व्यय से कम होती हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। समझा देता हूँ। राजस्व घाटे से अभिप्राय सरकार के एक वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में अंतर से होता है। ठीक है, और इसे हम निम्न सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं। इस प्रकार का सूत्र लिखेंगे तो हमारा और आंसर अच्छा हो जाएगा। क्या सूत्र है, राजस्व घाटा बराबर, ठीक है, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। इस प्रकार से आप लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स प्राप्त होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। अब सीमांत उपयोगिता की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये भी मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में, किसमें, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और हम अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो जो हमारी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए,
एक आम खाने से यदि हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 10 यूटिल की, और दूसरा आम खाने से उपयोगिता बढ़ जाती है 18 यूटिल, मतलब कुल उपयोगिता बढ़ गई है। लेकिन इसमें जो अंतर है, ऐसी अवस्था में कितनी बढ़ी हुई है, 8 यूटिल बढ़ी हुई है, 10 से 18 हुई है तो 8 यूटिल बढ़ गई है। तो ये जो बढ़ी हुई है 8 यूटिल, ये क्या है हमारी, ये है सीमांत उपयोगिता दोस्तों। ठीक है, कर लीजिएगा आप, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट और लेकर इसको रख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से परिचालन अधिशेष ज्ञात कीजिए। परिचालन अधिशेष हमें निकालना है दोस्तों। ये राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं लगान, लाभ, ब्याज और रॉयल्टी, देखिए इनके आंकड़े दिए हुए हैं। यदि इस प्रकार के आंकड़े आपको किसी क्वेश्चन में दिए जाते हैं और परिचालन अधिशेष, क्या परिचालन अधिशेष ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो इसका आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। केवल परिचालन अधिशेष पूछा जाए तो, इसमें केवल परिचालन अधिशेष ही पूछा गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए लगान दिया है, लाभ दिया है, ब्याज दिया है, लॉयल्टी दिया हुआ है, और इसके अलावा किराया भी यदि आपको मिलता है तो आप क्या कर देंगे, सबका योग कर देंगे। सबका क्या करना है, आपको योग करना है। तो आपका जो योग निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर देखिए किस प्रकार से देना है, ये मैंने आपको लिख कर दे दिया है, ये है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका जवाब लिखेंगे। क्या दिख रहा है आपको, परिचालन अधिशेष बराबर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, परिचालन अधिशेष बराबर लाभ प्लस ब्याज प्लस रॉयल्टी प्लस किराया। ये आपका सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सूत्र याद कर लेंगे और आपसे परिचालन अधिशेष पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। सबका योग करना है तो योग हमारा कितना हो जाएगा, कुल योग जो होगा वो 4855 करोड़ हो जाएगा। करोड़ जरूर लिखना है क्योंकि आपके आंकड़ों में देखिए लगान 500 करोड़, लाभ 4000 करोड़, ब्याज 300 करोड़, रॉयल्टी 55 करोड़, ऐसा लिखा है तो वैसा ही हमें लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है समग्र मांग फलन का समीकरण लिखिए। समग्र मांग फलन का समीकरण हमें लिखना है। तो ये भैया समग्र मांग फलन का समीकरण है जो मैंने आपको लिख के दे दिया है, इसे आप याद कर लीजिए, यही परीक्षा में आपको लिखना है। कैसा लिखना है वो भी मैंने बता दिया है। समग्र मांग का अभिप्राय क्या होता है, अर्थव्यवस्था की कुल मांग। कुल मांग, जितनी अर्थव्यवस्था में मांग है सभी वस्तुओं और सेवाओं की, उसे हम कुल मांग कहते हैं। इसमें सरकार की मांग को भी शामिल किया जाता है, विदेशों की मांग को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वो होती है कुल मांग। और ये आय के स्तर पर निर्भर करती है, किस पर करती है, आय के स्तर पर निर्भर करती है। आय का स्तर ऊंचा होगा तो ये भी बढ़ेगी और कम होगा तो ये भी कम होगी। लेकिन जब बढ़ती है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जितनी दर से आय बढ़ती है उतनी दर से समग्र मांग नहीं बढ़ती है, क्योंकि लोग फिर बचत करने लगते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। इसे हम निम्न समीकरण के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। समीकरण देखिए क्या बनाया है, यही समीकरण आपको परीक्षा में लिखना है। समग्र मांग बराबर उपभोग प्लस निवेश। ठीक है, उपभोग प्लस निवेश। समग्र मांग को अंग्रेजी में कहते हैं हम एग्रीगेट डिमांड, तो इसे हम एडी से प्रेजेंट कर सकते हैं। उपभोग को कहते हैं कंजप्शन, तो इसे हम सी से प्रेजेंट कर सकते हैं। निवेश को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इसे हमने आई से प्रेजेंट कर दिया है। समझ में आ गया, ये कर दिया है मैंने क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। भाई वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, वस्तु को वस्तु से बदलते हैं तो उससे वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, विनिमय क्या होता है, आदान प्रदान, लेन देन, खरीदारी। जो हम बाजार में जाते हैं, जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो अभी हमने किससे विनिमय किया है, वस्तु से, तो ये क्या हो पैसे से विनिमय किया है, तो ये क्या है, मुद्रा विनिमय है। लेकिन जब हम कोई चीज़ वस्तु लेना है हमें और उसके बदले में हम पैसे ना देकर क्या दे रहे हैं, वस्तु ही दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा वस्तु विनिमय। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बस वही हमें इसमें लिख देना है। मुद्रा का प्रयोग किए बिना, यानी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से
प्रत्यक्ष विनिमय करने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। बस इतना याद रख लीजिएगा, वस्तु को वस्तु से बदल दिया जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस प्रकार से उसका जवाब आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। ये कर दिया है मैंने क्लियर, साफ कर दिया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है ये मैं लिख कर नहीं देने वाला हूँ। क्यों नहीं देने वाला हूँ कि इन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं और ये लॉन्ग आंसर हैं। लॉन्ग आंसर मतलब कि 200 से अधिक शब्दों में आपको लिखना होते हैं और अधिकतर 10 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स में, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए समझते हैं। पहला है, देखिए, मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्राथमिक एवं गौण कार्यों की विवेचना कीजिए। तो हमारे चैनल पर ये वीडियो अच्छे तरीके से उपलब्ध है, आप उसे देखिए और नोट्स तैयार करके, जो मैंने बोर्ड पर नोट्स बनाए हैं वही नोट्स आप लिखिए, उसका आप विवरण दे दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मुद्रा क्या होती है? विनिमय का माध्यम होती है। प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? विनिमय और मूल्य का संचय, ठीक है। और गौण कार्य बहुत सारे होते हैं, तो उनकी भी आप विवेचना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के अथवा में यदि हम देखें तो मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी आपको मुद्रा के कार्य, मुद्रा की परिभाषा, ये सारी बातें ही लिखना है। देखिए एग्जामिनर ने आपको किस प्रकार से घुमाया है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसको 2 बार दे दिया। मतलब यदि आपने इस प्रकार से पढ़ा है, मुद्रा वही है जो मुद्रा के कार्य है, तो भी आप लिखिए, और यदि आपने इस प्रकार से पढ़ा है तो भी आप वही लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की विवेचना करना है। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी हुई है दोस्तों। पहला होता है, जैसे कि हम मान लें फर्में, क्या होती हैं? फर्में। और इसके बाद होते हैं परिवार। तो 2 क्षेत्र हो गए हैं और दोनों क्षेत्र की ये क्या हो गई है? एक अर्थव्यवस्था हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए परिवार क्या करते हैं? संसाधन उपलब्ध कराते हैं, किसको? फर्मों को, ठीक। तो इसी प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है और उसकी व्याख्या भी करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? संसाधन। संसाधन ये लिख देंगे, संसाधन उपलब्ध कराते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, कौन उपलब्ध कराता है? परिवार। इसके बदले में फर्में जो होती हैं परिवार को भुगतान करती हैं, तो वो क्या हो जाता है? परिवारों को आय हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, संसाधनों का भुगतान यहाँ पर करिएगा, ये जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है दोस्तों, और ना ही मेरे पास अभी इतने संसाधन है कि मैं पूरी चीज़ें आपको लिखकर बता सकूं। हम सभी पर चर्चा कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, उन क्वेश्चन के आंसरों की जो वीडियो है उनकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्में क्या करती हैं? फिर वस्तुएं और सेवाएं बेचती हैं परिवारों को, तो परिवार उनका भुगतान करते हैं, तो आय फिर से किसको हो जाती है? फर्मों को हो जाती है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशासकीय कीमतें क्या होती हैं? प्रशासकीय कीमतें वह विशेष कीमतें होती हैं जो सरकार तय कर देती है। कौन सी? जो सरकार के द्वारा तय कर दी जाती हैं, ठीक है। सरकार क्या तय करती है? देखिए सरकार को सभी व्यक्तियों का ध्यान रखना पड़ता है, गरीब व्यक्ति का भी, अमीर व्यक्ति का भी। यदि कोई वस्तु बहुत आवश्यक है और वो ऊंची कीमत पर जाएगी तो गरीब व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा, तो उसको सरकार क्या करेगी? उसकी अधिकतम सीमा यानी कि कीमत सीमा तय कर देगी। जब अधिकतम कीमत तय की जाती है, कौन सी कीमत? अधिकतम। यहाँ पर एक बार रुकिए दोस्तों, अधिकतम, ठीक है। अधिकतम कीमत का निर्धारण किया जाता है तो वह होती है कीमत सीमा, वह हो जाती है कीमत सीमा हो जाती है। और जब निम्नतम कीमत का निर्धारण किया जाता है, कौन सी कीमत का? निम्नतम, तो वो कौन सी हो जाएगी? फिर वो हो जाती है दोस्तों कीमत तल, ठीक है। वो हो जाता है कीमत तल। तो प्रशासकीय कीमतें, देखिए यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि जब सरकार किसी वस्तु की विशेष कीमत ऊपर या नीचे निर्धारित कर देती है तो उसको प्रशासकीय कीमतें कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए जब 8 मार्क्स में पूछा जाए और केवल इतना सा ही आपसे पूछा जाए प्रशासकीय कीमतें क्या होती हैं, तो फिर आपको उसकी परिभाषा भी लिखना पड़ेगी, कीमत तल क्या होता है, कीमत सीमा क्या होती है, सारी चीज़ों की वहाँ पर व्याख्या करनी होगी। तो इसकी भी वीडियो की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है इस प्रश्न पत्र का? लास्ट क्वेश्चन है,
मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण कीजिए। दोस्तों मांग का नियम क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। देखिए एक तो होती है दोस्तों कीमत, ठीक है, और दूसरी होती है मांग। बस दोनों पर ही मांग का नियम टिका हुआ है। अब मांग का नियम क्या कहता है, यदि कीमत ऊपर होंगी तो मांग जो है वह गिर जाएगी, नीचे हो जाएगी, और यदि कीमत नीचे की तरफ आएंगी तो मांग जो है बढ़ जाएगी। ये मांग का नियम हमें बताता है, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया है दोस्तों मांग का नियम। इसको आप याद रखना, यही कॉन्सेप्ट है। ऋणात्मक संबंध होता है, ये परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद एक तालिका बनाएंगे, तालिका बनाने के बाद उसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है। हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस यही प्रश्न में पूछा है कि मांग का नियम की व्याख्या कीजिए, तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण कीजिए, ठीक है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको समझ लीजिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये जो प्रश्न पत्र था बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन थे, क्योंकि देखिए सभी में ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए प्रश्न पत्र के साथ जिसमें नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक दोस्तों ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नए नए प्रश्न पत्र अब लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।